हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और हरियाली से भरी हुई मानसून ट्रेन जर्नी को कवर करने जा रहे हैं वाराणसी जंक्शन टू सीएसएमटी, जो कि हमारी ट्रेन होगी 2217 महानगरी एक्सप्रेस और हमारा कोच होगा HA1, जो कि फर्स्ट एसी और सेकंड एसी का कॉम्बो होता है। मेरी सीट आज साइड लो है, जो कि मेरी फेवरेट सीट है। हमारे कोच के जस्ट आगे दो जनरल कोच लगे हुए हैं, उसके आगे इंजन है। तो हमारी ट्रेन अ, आज मेरी सीट बहुत ही आगे है, बीच में नहीं है, जो कि हर बार हुआ करती थी। और इस ट्रेन में बता दूं कि पीछे भी दो जनरल कोच हैं, आगे जो जनरल कोच है। और मेरी ट्रेन के अंदर में जो कोच है, इसके जस्ट इधर गेट लॉक है, क्योंकि इधर जनरल का डिब्बा है। इधर से आप देख सकते हैं इस साइड प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे हमारी ट्रेन खड़ी थी। वाराणसी जंक्शन टोटल 10 प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म 9 पर ये आती है। और इस ट्रेन का जस्ट टाइम 10:0 मतलब 10 AM एग्जैक्ट छूटने का टाइम, और ट्रेन एग्जैक्ट 10 AM पर अपने सोर्स वाराणसी जंक्शन से डिपार्ट हो रही है। और वाराणसी जंक्शन उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही बड़ा जंक्शन है। यहाँ पे टोटल 11 प्लेटफॉर्म है। और वाराणसी जंक्शन से हमारी ट्रेन ऑन टाइम पे निकल रही है। इस जर्नी को करने में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक लगभग इस ट्रेन को 25 घंटे 10 मिनट का समय लगता है। और काफ़ी खूबसूरत जर्नी होने वाली है। और ये मानसून के टाइम पे जर्नी है। हम आपको कसारा घाट पूरा दिखाएंगे। इगतपुरी कसारा के बीच का जो सेक्शन है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। प्लस ब्लॉक एंड स्लाइडिंग केबिन पर ट्रेन कैसे आगे बढ़ती है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और इस जर्नी के बीच में आने वाले सभी छोटे बड़े स्टेशनों को हम कवर करेंगे। सारे स्टेशनों पर जहाँ भी ट्रेन रुकेगी, हम उसके बारे में आपको जरूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। लाइक आप वाराणसी जंक्शन के बारे में आपको कुछ बताऊं, यहाँ पर टोटल 277 ट्रेनों का हॉल्ट है। और यहाँ से लगभग 30 ट्रेन बनकर चलती हैं और यहाँ पर वापस टर्मिनेट भी होती हैं। और ट्रेन लगभग 10 मिनट चलने के बाद अपने फर्स्ट स्टॉप काशी रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है। काशी रेलवे स्टेशन, क्योंकि हम बहुत ही आगे बैठे हैं, तो हम सबसे पहले रेलवे स्टेशन को देख लेते हैं। और डिपार्चर का लगभग एकदम जीरो के बराबर रहेगा, सब अराइवल वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा एग्जिट हो रहा है इस समय छपरा, माफ करिएगा, भागलपुर सूरत सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ 22948 जिसका नंबर है। भागलपुर से सूरत की तरफ जाती है प्रत्येक मंगलवार और बृहस्पतिवार को। भागलपुर से सूरत की तरफ जाती है ये ट्रेन। तो इस ट्रेन को हम काशी में काशी में हमारा इसके साथ एग्जिट हो रहा है। और काशी रेलवे स्टेशन पर हम पहुंच रहे हैं। इस ट्रेन ने लगभग इस स्टेशन तक पहुंचने में 10 मिनट लिया। और यहाँ से वाराणसी की दूरी 5.4 किलोमीटर है। काशी रेलवे स्टेशन पर भी काफ़ी ट्रेन रुकती हैं, टोटल 35 ट्रेन रुकती हैं यहाँ पर। इसके जस्ट आगे हमारा गंगा नदी का ब्रिज आ जाता है। तो माँ गंगा को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और काशी रेलवे स्टेशन पर टोटल 3 ही प्लेटफॉर्म है, और यहाँ से कोई भी ट्रेन ओरिजिनल और टर्मिनेट नहीं होती है। तो हम फाइनली काशी रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं। इस ट्रेन का फर्स्ट स्टॉप 10 मिनट में ट्रेन पहुँच जाती है यहाँ काशी रेलवे स्टेशन पर। 5 किलोमीटर की दूरी ट्रेन को करने में 10 मिनट लगता है। और हमारे जस्ट सामने खड़ी हुई है भागलपुर सूरत तक जाने वाली भागलपुर से सुपरफास्ट एक्सप्रेस 22948। ये भी काफ़ी अच्छी ट्रेन है। भागलपुर से सूरत जाने के लिए लगभग 33 घंटे का समय लेती है। और अब ये यहाँ काशी से वाराणसी तक जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं कांवड़ यात्री है जो इसमें ट्रेन में जरूर चढ़ेंगे, जनरल को। एग्जैक्ट 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन काशी रेलवे स्टेशन से अब रवाना हो रही है। काशी रेलवे स्टेशन में ट्रेन का पहुंचने का समय 10:14 था। ट्रेन यहाँ पे 10:12 पे पहुंचती है। और 10:15 पे ट्रेन काशी रेलवे स्टेशन से डिपार्ट हो रही है। और इस प्रकार मैं हर स्टेशन का अराइवल डिपार्चर तो आपको नहीं दिखा पाऊंगा, केवल अराइवल ही दिखा पाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत ही आगे हूँ। बट काशी रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये जो हम जिस प्लेटफॉर्म पर आए हैं ना, ये वाला प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा है। तो ये प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा होने की वजह से हमें इस समय लंबा आगे काफ़ी लंबा प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। तो मैं काशी रेलवे स्टेशन को आपको पूरा दिखा देता हूँ। काशी, वाराणसी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। हमारी ट्रेन वास्तव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय नहीं जाएगी। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय को बाईपास करेगी। एक बढ़िया सा टर्न आता है, उस टर्न को होते हुए ये हमारी प्रयागराज मिर्जापुर वाली लाइन पे आ जाएगी, जो कि फास्ट 130 kmph का रूट है।
जो कि हमारा न्यू दिल्ली टू कोलकाता के लिए जाता है। पूरा फ्लैट 130 kmph का रूट है। तो उस रूट पर आके हमारी ट्रेन प्रयागराज तक जाएगी और प्रयागराज से फिर सतना कटनी होते हुए भोपाल, इटारसी, भोपाल, नॉट भोपाल, सतना कटनी होते हुए इटारसी पहुंच जाएगी। इटारसी से फिर CSMT वाले रूट पे चली जाएगी। और इस समय हम माँ गंगा के नदी पर बने इस बड़े 500 मीटर लंबे मालवीय ब्रिज के ऊपर है। आप यहाँ से पूरा वाराणसी के घाट देख सकते हैं। सामने आपको वाराणसी के कई सारे घाट देखने को मिलेंगे। बहुत सारे घाट हैं। घाटों का शहर इसको बोला जाता है वाराणसी। बनारस, तो बनारस में बने हुए इस ब्रिज के ऊपर इस समय हम हैं। 500 मीटर लंबा मालवीय ब्रिज है। और हम आपको बता दें कि हमारी ट्रेन प्रयागराज जंक्शन ना जाके प्रयागराज छियोकी से कटनी सतना की तरफ मुड़ जाएगी। इस वजह से ये हमारा इस जर्नी का एकमात्र गंगा नदी का ब्रिज होने वाला है। इसके आगे प्रयागराज में जो प्रयागराज कानपुर लाइन पे बना हुआ रेलवे ब्रिज है गंगा नदी का नैनी में, उस पर हमारी ट्रेन नहीं जाएगी। हमारी ट्रेन प्रयागराज छियोकी से सतना कटनी की तरफ मुड़ जाएगी। तो यही एकमात्र गंगा नदी का ब्रिज है। तो माँ गंगा को यहीं से हम प्रणाम कर लेते हैं। मैं यात्रा मंगलमय हो, ट्रेन सही समय सही सलामत अपनी डेस्टिनेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को पहुँचे, ये हम सबकी आशा एवं अभिलाषा है। तो आपने देखा हमने कई सारे घाट को पार किया। इस समय गंगा नदी का पानी का स्तर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं है फिर भी। और हमारा शीशा काफ़ी क्लीन मैंने कर लिया चढ़ने से पहले, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा वीडियो शूट हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने इस गंगा नदी पे बने पुल को लगभग पार कर लिया है। फिलहाल हम हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन अवॉइडिंग लाइन पर। ये एक बाईपास लाइन है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन को बाईपास करते हुए वाराणसी से हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय मिर्जापुर प्रयागराज वाले मेन लाइन पर लेके आ जाती है। तो आप एक कर्व देख सकते हैं, काफ़ी इसको क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं, हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं क्या बोलते हैं, त्रिज्या का दोगुना, हाँ व्यास। हाँ, इस जो सर्किल है इसका व्यास काफ़ी छोटा है, हम बोल सकते हैं। ये जो कर्व है, क्योंकि हमें यहाँ से पूरी ट्रेन हम देख सकते हैं। आल्दो मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी शीशे से पूरी ट्रेन को देख सकता हूँ। ये हमारा पहला TDO अवॉइडिंग कर्व था। अभी हम आधी दूरी पर आए हैं। आधी दूरी का कर्व अभी बचा हुआ है। 2 कर्व मिलते हैं हमको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन को अवॉइड करते हुए। और वाराणसी से डायरेक्ट प्रयागराज जाने का ये हमारा सेकंड कर्व आ चुका है। धीरे धीरे हम आपको सेकंड कर्व को दिखाएंगे। हम ये बोल रहे थे कि वाराणसी से प्रयागराज की तरफ हम जाते हैं तो हमको डायरेक्ट जाने में जो ट्रैक है वो 110 किलोमीटर पर आवर का है। लेकिन जो ये वाला हमारा मिर्जापुर प्रयागराज छियोकी वाला रास्ता है, इसका जो ट्रैक है 130 kmph वाला है। तो इस फास्ट ट्रैक होने की वजह से इसको ट्रेन को डायरेक्ट वाराणसी से प्रयागराज ना ले जाके वाराणसी से काशी होते हुए DDU वाले लाइन से होते हुए, मतलब DDU के जस्ट बगल से, जस्ट पास से निकालते हुए इसको मेन लाइन पर लेके आया जाता है। तो अभी देखिए कितना मस्त कर्व दिख रहा है। ट्रेन काफ़ी धीरे धीरे निकल रही है। और इस कर्व का जो क्या बोलते हैं, कर्वेचर क्या, इस कर्व का जो डायमीटर मतलब व्यास है वो पुराने कर्व से थोड़ा ज़्यादा है। आप देख सकते हैं पूरी ट्रेन हमको दिख रही है। ऑल्दो मैं ट्रेन में अंदर बैठा हूँ फिर भी मैं पूरा ट्रेन देख सकता हूँ। ये कर्व काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इस प्रकार हम फाइनली 130 kmph ट्रैक पर आ चुके हैं। और अब ट्रेन अपनी फुल स्पीड 130 kmph में चलेगी। और यहाँ से प्रयागराज तक का जो रास्ता है वो 130 kmph का है। देखिए अभी भी एक कर्व ख़त्म नहीं हुआ है। हमारी ट्रेन ऑन टाइम चल रही है। और फाइनली ये कर्व खत्म हो गया और हम आ गए फास्ट ट्रैक पर। और ट्रेन अपने स्टार्टिंग पोजीशन वाराणसी जंक्शन से 44 किलोमीटर या 45 किलोमीटर चलने के बाद सेकेंड स्टॉप चुनार जंक्शन पहुंचती है। चुनार जंक्शन हमारा हावड़ा न्यू दिल्ली लाइन पर एक पड़ने वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन है। यहाँ
पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स हैं और ये हमारा नॉर्थ सेंट्रल एनसीआर जोन में आता है रेलवे के। और इसका जो डिवीज़न है वो प्रयागराज जंक्शन, जिसको इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर टोटल 122 ट्रेन का हॉल्ट है और 3 ट्रेन रेजिएट और टर्मिनेट होती है। तो इस प्रकार से। और हाँ, ये हमारा जो है उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो अभी हम देखेंगे हमारे ट्रेन का स्टॉप मिर्ज़ापुर में भी है आई थिंक। तो मिर्ज़ापुर पे हम पहले चुनार जंक्शन पर रुक रहे हैं। मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट के दूसरे स्टॉप मिर्ज़ापुर पर भी हमारी ट्रेन रुकेगी। यहाँ पर ट्रेन हमारी 11 मिनट लेट पहुँच गई है और ट्रेन अभी तक ठीक ठाक चली है। काशी से ऑन टाइम छुट्टी थी और चुनार आते आते 11 मिनट लेट हो गई। ट्रेन के बीच में 130 km/h स्पीड हुई और कुछ देर के लिए हुई और कुछ के बाद चल रही उसको वापस 80-90 पे चलाया गया काफ़ी देर तक। आई होप कि आगे का ट्रैक 130 km/h का आनंद हमको देखने को मिलेगा आगे के ट्रैक पर। एग्जैक्ट 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन चुनार जंक्शन से रवाना हो रही है। चुनार जंक्शन के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। यहाँ पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म है और ये जंक्शन अभी उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे यात्री को उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं देखने को मुझे मिली जैसा कि बाकी सारे जंक्शन में आमतौर पर मिलती है इस रूट पर। चुनार जंक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप आई थिंक मिर्ज़ापुर होना चाहिए। लेट्स सी कौन सा होता है। मिर्ज़ापुर ज़िले में चुनार जंक्शन भी है और मिर्ज़ापुर ज़िले में ही मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन भी है। और अब हम इंटर कर रहे हैं अपने थर्ड स्टॉप मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन। मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन पे ट्रेन का पहुंचने का टाइम 11:30 है और ट्रेन ऑन टाइम 11:30 है मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन को प्रवेश कर रही है। और मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन चुनार जंक्शन से थोड़ा अच्छा है, बट यहाँ पे प्लेटफॉर्म चुनार जंक्शन से कम है। यहाँ पे केवल 3 ही प्लेटफॉर्म है, वो जंक्शन था। और यहाँ पर टोटल 320 ट्रेन का हॉल्ट है। यहाँ पे बड़ी बड़ी हावड़ा न्यू दिल्ली की रूट पे चलने वाली ट्रेनें रुकती हैं जो कि चुनार जंक्शन पे नहीं रुकती हैं। लेकिन यहाँ पर यहाँ से कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं होती है। सेम इसका भी जो नॉर्थ सेंट्रल है एनसीआर और इसका डिवीज़न प्रयागराज जंक्शन इलाहाबाद है। तो चुनार जंक्शन में बहुत ही ज़्यादा निर्माण कार्य चालू है और श्री भी काफ़ी ज़्यादा इस ट्रेन पे आई थिंक चढ़ने वाले बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर हैं। और हम क्योंकि अपनी ट्रेन में सबसे आगे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली पूरा चुनार जंक्शन को हम इस ट्रेन में बैठे बैठे यहाँ से देख सकते हैं। तो आई थिंक ये कौन से प्लेटफॉर्म पर जा रही है। आई थिंक ये प्लेटफॉर्म 1 है क्या चुनार जंक्शन का, मैं डोंट नो। तो हमारी महानगरी एक्सप्रेस ऑन टाइम चल रही है। अभी तक ट्रेन ने टोटल 75 या 76 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है 1 घंटे 25 मिनट में। अभी तक तो ट्रेन ठीक ठाक चली है। भाई काफ़ी बड़ा है चुनार जंक्शन। आई डोंट नो वीडियो क्लियर कितनी बड़ी हो जाएगी, बट सारे स्टेशन जिसको भी देखना हो वो इस पूरे ब्लॉग को देख सकता है। मैं यहाँ पे टाइम स्टैम्प चला दूँगा। आप टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग डिफरेंट रेलवे स्टेशन को देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। यहाँ पे लगता है ट्रेन में बहुत लोग चढ़ेंगे। मुंबई CSMT तक जाने वाली एक ऐसी ट्रेन जो पूरे मज़े हमको महाराष्ट्र के घाट सेक्शन का पूरा मज़ा दिलाते हुए आगे बढ़ेगी। तो चुनार जंक्शन का एकदम एंड पॉइंट पर आके हमारी ट्रेन रुकती है। अभी हम फिलहाल मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन पर बाहर उतर गए क्योंकि यहाँ पे ट्रेन का स्टॉप 5 मिनट का है और ट्रेन लगभग 3 मिनट बिफोर यहाँ पर आई है। तो 3 मिनट बिफोर आने की वजह से टोटल 8 मिनट का टाइम है यहाँ पर, थोड़ा हम इसलिए बाहर उतर गए थे। और फाइनली यहाँ से अब ट्रेन रवाना होने के लिए तैयार है। तो मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन पे देख सकते हैं आप, एकदम आगे की तरफ हम आ चुके हैं। हमने आपको सारा कुछ दिखाई दे मिर्ज़ापुर के बारे में बता भी दिया है। और मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर, 10 क्या 5 कह सकते हैं, लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर मिर्ज़ापुर से अगला स्टॉप इस ट्रेन का जो कि 5वां स्टेशन है विंध्याचल आता है। और ये ट्रेन अब विंध्याचल पर इंटर कर रही है। और मज़े की बात ये है कि अभी तक हम 3 स्टेशनों पर रुक चुके हैं जो कि सेम शहर में पड़ते हैं, सेम डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर जो डिस्ट्रिक्ट है जो कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। उस मिर्ज़ापुर ज़िले में पहले ट्रेन चुनार पर रुकती है,
फिर मिर्ज़ापुर पे रुकती है और अब विंध्याचल पर रुकती है। ये एक सुपरफ़ास्ट ट्रेन है और ट्रेन लगातार एक ही ज़िले के 3 स्टेशनों पर रुक रही है। और अभी आप आगे देखेंगे ये ट्रेन कितने न जाने कितने ज़िलों को नॉन स्टॉप स्किप कर देगी। तो हम मिर्ज़ापुर ज़िले के इस तीसरे स्टेशन और हमारी जर्नी के 5वें स्टेशन विंध्याचल पर इंटर कर रहे हैं। विंध्याचल भी आपको हम दिखाते हैं, काफ़ी साफ सुथरा दिख रहा है। यहाँ पर भी निर्माण कार्य चालू है, काफ़ी स्टेशनों पर सब जगह निर्माण कार्य हो रहा है। तो विंध्याचल के बारे में भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ। तो विंध्याचल पर भी टोटल हमारे केवल 3 ही प्लेटफॉर्म है। इसका जोन हमारा नॉर्थ सेंट्रल एनसीआर जिसको बोलते हैं और प्रयागराज जंक्शन इसका डिवीज़न है। और यहाँ पर सबसे कम बोल सकते हैं इस ज़िले की जो ट्रेनें रुकती हैं 58 और नंबर ऑफ ट्रेन जो ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है 0। कोई भी ट्रेन इस स्टेशन से शुरू या अंत किसी भी ट्रेन का इस पर नहीं होता। यहाँ पर 58 ट्रेन रुकती है। ये विंध्याचल रेलवे स्टेशन है, इसका अपने आप में काफ़ी महत्व है। सो इसी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर भी हमको इस ट्रेन का स्टॉप देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक ज़िले में 3 स्टॉप सुपरफास्ट ट्रेन की जो कि इतनी दूर तक जाती है, देखना इस बहुत ही रेयर होता है। बट ठीक है, मिल गया। यहाँ पर ट्रेन ने 5 मिनट का हॉल्ट लेने के बाद 5 मिनट का हॉल्ट लिया और यहाँ से अब ट्रेन छूट रही है। ट्रेन को अभी तक टोटल जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 83 किलोमीटर है और लगभग 1 घंटे 45 मिनट में इसने 83 किलोमीटर को ही कवर किया है, जो कि एक सुपर फास्ट ट्रेन के लिए काफ़ी कम है। होप ये आगे कवर कर लेगी। इस फास्ट ट्रैक जो कि 130 kmph का है प्रयागराज छियोकी तक का, ट्रेन को इतना स्लो चलाया गया है, मतलब इसका टाइम टेबल में बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया है। जो ट्रेन 1 घंटे में कर सकती थी उसको इसने लगभग 1 घंटे 45 मिनट में किया। तो ठीक है, कभी टाइम टेबल चेंज होगा, वो देखते हैं कब होता है। तो इस प्रकार हमने विंध्याचल रेलवे स्टेशन को स्किप कर दिया है। एक ही डिस्ट्रिक्ट में 3 स्टेशन चुनार, मिर्ज़ापुर और विंध्याचल, तीनों को हमने स्किप कर दिया है। और अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा प्रयागराज छियोकी। प्रयागराज जिले के अंतर्गत 3 बड़े स्टेशन और इस समय हम पहुंच गए हैं प्रयागराज छियोकी जंक्शन रेलवे स्टेशन। 156 किलोमीटर चलने के बाद 2 घंटे 5 मिनट के बाद हमारी ट्रेन प्रयागराज छियोकी रेलवे स्टेशन पहुंची है। ऑन बिफोर टाइम नहीं, 5 मिनट लेट पहुंची है। और प्रयागराज छियोकी हमारा ये प्रयागराज से हटकर थोड़ा शहर से बाहर बनाया गया है, जिसकी प्रयागराज जंक्शन से दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। और यहाँ से ट्रेन मुंबई की ओर जो जाती है यहाँ से पास कर दी जाती है, उनको प्रयागराज जंक्शन से ले जाया जाता है। और इस समय हम अपने 7वें स्टेशन मणिकपुर जंक्शन पर हैं। मणिकपुर या मानिकपुर, उसको आप जो भी बोलिए। और ये हमारा उत्तर प्रदेश का इस ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज होगा। इसके बाद हम मध्य प्रदेश में पहुंच जाएंगे। सतना मध्य प्रदेश का पहला स्टॉपेज होगा। और मणिकपुर जंक्शन अपने आप में काफ़ी फेमस स्टेशन, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर आता है। और यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म है टोटल और यहाँ पर 210 ट्रेन का हॉल्ट है और 7 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो चित्रकूट धाम या चित्रकूट जिले में पड़ता है उत्तर प्रदेश के। और ट्रेन मणिकपुर जंक्शन पर लगभग 2 मिनट लेट पहुंची और लगभग ट्रेन अभी तक सही चल रही है। इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम दे दिया गया स्टेशन टू स्टेशन के बीच में, तो ट्रेन अभी बहुत सही चल रही है और देर नहीं हुई है। और यही रीज़न है जो हमें इस ट्रेन को पवन एक्सप्रेस से अलग बनाता है। पवन एक्सप्रेस जो कि एक मेल एक्सप्रेस ट्रेन है और सुपरफास्ट ना होने के बावजूद भी इस ट्रेन से जल्दी 24 घंटे में वाराणसी से CSMT तक पहुंच जाती है। और ये एक्सप्रेस सुपरफास्ट होने के बावजूद, इसमें रुपये ज़्यादा लेने के बावजूद 25 घंटे 30 मिनट इसको लग जाते हैं, 25.5 घंटे। तो ये पवन एक्सप्रेस से 1.5 घंटे ज़्यादा लेती है और 25.5 घंटे में CSMT पहुँचती है वाराणसी से। तो इस प्रकार हमने मणिकपुर जंक्शन को स्किप कर दिया है। मणिकपुर जंक्शन का डिपार्चर और एट मणिकपुर जंक्शन मैंने आपको अच्छे से दिखाया। अराइवल नहीं दिखा हुआ क्योंकि उस समय पे वहाँ पर शिप्रा एक्सप्रेस खड़ी थी। हम अपने मध्य प्रदेश राज्य के पहले स्टेशन या पहले स्टॉप सतना जंक्शन पर पहुँच रहे हैं। बीच में बादल काफ़ी ज़्यादा हो गए थे और आप देख सकते हैं बारिश भी हो चुकी है। हमारे शीशे पे
बारिश की बूंदें आपको देखने को ज़रूर मिलने होंगी। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा हमारा इस प्रयागराज से सतना के बीच में। बारिश भी हमें देखने को मिली, बहुत घने बादल भी देखने को मिले और हम अब सतना जंक्शन पहुँच गए हैं। सतना जंक्शन हमारा मध्य प्रदेश का एक काफ़ी फेमस जंक्शन है और यहाँ पे ट्रेन का जो पहुँचने का टाइम है 4:05 है और ट्रेन यहाँ पे अपने समय से 10 मिनट लेट 4:15 पे पहुँच रही है। यहाँ पे ट्रेन का हॉल्ट जो है लगभग 5 मिनट का है, तो देखते हैं कितनी मिनट रुकती है यहाँ पर। सो मिलते हैं आपसे हम सतना जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर। और इस समय मैं काफ़ी देर बाद ट्रेन से बाहर सतना जंक्शन पर उतरा हूँ। ये मेरा सामने कोच है। यहाँ पर भी ट्रेन में पानी की भराई की जा रही है। ये अच्छा है। यहाँ पे आप जनरल डिब्बे देख सकते हैं, जनरल डिब्बे की क्या हालत रहती है। और सतना जंक्शन के बारे में मैं अगर आपको बताऊँ तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर लेकिन केवल 3 ही प्लेटफॉर्म है। आमतौर पर यहाँ पे मालगाड़ी और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है सतना कटनी रूट पर। और यहाँ पे टोटल 297 ट्रेन का हॉल्ट है और 3 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती है। और सतना जंक्शन हमारे सतना डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। अब आप चलते हैं ट्रेन के अंदर। अब आपको डिपार्चर दिखाते हैं। सतना जंक्शन के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है जो कुछ मेरे पास था इस समय। ट्रेन काफ़ी सही चल रही है, 5-10 मिनट लेट है केवल। अब हम सतना जंक्शन से डिपार्ट कर रहे हैं। हमारी ट्रेन सतना जंक्शन से छूट चुकी है। इस समय जो कि ट्रेन के पहुंचने का टाइम था 4:25। ट्रेन ऑलरेडी यहाँ पे 5 मिनट लेट आई थी और ट्रेन का हॉल्ट 5 मिनट का था, पर ट्रेन यहाँ पे लगभग 15 मिनट के लिए रुकी थी और इस प्रकार यह 20 मिनट लेट सतना जंक्शन से छूट रही है। सतना जंक्शन हमारा मध्य प्रदेश का पहला जंक्शन था। अब इसके बाद इस ट्रेन का अगला स्टॉप मैहर है, जो कि एक इतिहास में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। और इस मैहर में एक प्रसिद्ध देवी माँ का मंदिर है जिसको मैहर देवी के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर ये ट्रेन इसका नेक्स्ट स्टॉप होगा और ये यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर दूर होगा। देखते हैं ट्रेन कितने देर में पहुँच पाती है। सतना जंक्शन का प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जंक्शन, क्योंकि हमारे जो न्यू दिल्ली साइड से जो मालगाड़ियाँ आती हैं जो उनको साउथ में जाना होता है या वेस्ट में जाना होता है, वो सारी की सारी हमारी मालगाड़ियाँ ईस्ट में जाना होता है। वो इस रूट से मोस्टली आती है, सतना कटनी होते हुए नीचे दुर्ग दुर्ग की तरफ चली जाती है, बिलासपुर दुर्ग की तरफ। यहाँ पे आप दूर देख सकते हैं हम मैहर पहुँचने वाले हैं, लेकिन मैहर पहुँचने से पहले हमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ऐसा हमें उम्मीद नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलते हैं, बट या मिलते हैं हमें। अभी हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है और अभी हमें मध्य प्रदेश, सॉरी उत्तर नहीं, मध्य प्रदेश की बात है ये। तो मध्य प्रदेश में ऑब्वियसली हमें पहाड़ देखने को मिलते ही हैं। तो मेन जो हमारा मध्य प्रदेश के पहाड़ आते हैं, बुधनी घाट, मिड घाट, वो इस रूट पे नहीं है। उनका जो वो लोकेशन है वो हमें मध्य प्रदेश से इटारसी के बीच में देखने को मिलता है, लेकिन हमें इस बीच हमें मैहर देवी के पहाड़ देखने को मिल रहे हैं, जो कि जो भी ठीक ठाक है। ऊपर किसी इन्हीं में किसी एक पहाड़ी पर मैहर देवी का मंदिर भी स्थित है। तो आप देखिए इस मैहर देवी के पहाड़ को। अब मैं दिखा दिया। अब यहाँ पे हमारे किसी ट्रेन के साथ एग्जिंग हो रहा है, पता नहीं ये ट्रेन कौन सी है, काफ़ी स्पीड में निकल रही है। जो कि हमारी भी ट्रेन इस समय काफ़ी स्पीड में चल रही है। अप्रॉक्स हमारी स्पीड इस समय 110 kmph की होगी। एक तो एसी के अंदर पता नहीं चलता है, जब बाहर आप निकल के देखेंगे तो बहुत ही तेज ट्रेन चलती हुई हमें नज़र आती है। थोड़ा और जूम करके आपको दिखाता हूँ। मैहर देवी की पहाड़ियाँ, आसमान में काफ़ी घनघोर बादल छाए हुए हैं और बारिश ही होने की पूर्ण संभावना है। किसी भी समय बारिश हो सकती है और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है। मानसून का सीजन चल रहा है इस समय उस नॉर्थ इंडिया में। और फाइनली लगभग 40 मिनट के बाद हम मैहर रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। ट्रेन अप्रॉक्स 20 मिनट लेट मैहर रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है। तो मैहर रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं। हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 सामने हमारे है। मैहर रेलवे स्टेशन हमारा जो है ये मध्य प्रदेश में एक प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है। अब यहाँ में और 3 प्लेटफॉर्म है। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, अब हमारा रेलवे का जोन जो है, अभी तक हम नॉर्थ सेंट्रल में थे,
तो एनसीआर में थे, लेकिन अब हम आ चुके हैं वेस्टर्न सेंट्रल WCR सेंट्रल जोन के अंदर रेलवे के, और डिवीजन हमारा जबलपुर पड़ता है। यहाँ पे टोटल 181 ट्रेन स्टॉप करती हैं, और कोई भी ट्रेन ओरिजिनल टर्मिनेट नहीं होती। ऑब्वियसली छोटा सा स्टेशन, यहाँ पे बहुत सारी ट्रेन रुकती भी नहीं है, बट ये सुपरफास्ट ट्रेन हमारी महानगरी एक्सप्रेस मैहर रेलवे स्टेशन पर रुकती है। और इस रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का जो हॉल्ट है वो 2 मिनट का है, आई थिंक, हाँ 2 मिनट का है। और ट्रेन अप्रॉक्स 20 मिनट में मैहर रेलवे स्टेशन पहुंच रही है। और देखिए इसका जो प्लेटफॉर्म है ना, इसमें लग रहा है कि हम इस बार प्लेटफॉर्म पार कर देंगे इस साइड का, क्योंकि हम काफ़ी आगे हैं और ट्रेन काफ़ी लंबी है, लगभग 24 डब्बों की ट्रेन है ये। और इतना बड़ा रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नहीं है, और जी हाँ, हमने इस बार पूरा प्लेटफॉर्म ही पार कर दिया मैहर रेलवे स्टेशन का। ये तो काफ़ी दिनों बाद मुझे देखने को मिल रहा है जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करके सुपर फास्ट ट्रेन स्टॉप करे और वहाँ पूरा प्लेटफॉर्म पार हो जाए, अनलेस एंड अनटिल दैट इज नॉट एनी क्रॉसिंग ऑफ हाई स्पीड ट्रेन। बट यहाँ पे कोई क्रॉसिंग नहीं, यहाँ पे इस ट्रेन का स्टॉप ही है बाकायदा। ठीक है, इस प्रकार इस ट्रेन का ये कौन सा स्टॉप है दोनों। और अब हम पहुँच रहे हैं अपने मध्य प्रदेश में दूसरे जंक्शन, जिसका नाम है कटनी जंक्शन। और ये हमारा सतना के बाद जो कटनी है, ये जो जंक्शन, ये मालगाड़ियों के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा हमको गुड्स ट्रेन खड़ी दिखी जाती है। कटनी जंक्शन और सतना जो है हमारे गुड्स ट्रेन के लिए काइंड ऑफ बाईपास लाइन का काम करता है। बाईपास हो जाती है मालगाड़ी यहाँ से, मेन लाइन या मेन उनको बिजी रेलवे स्टेशन लाइक प्रयागराज और वाराणसी से नहीं होके जाना पड़ता, यहाँ से बाईपास से निकल जाती हैं। तो कटनी जंक्शन पे हम पहुंच रहे हैं। यहाँ पे ट्रेन का जो पहुंचने का टाइम है 5:25 है शाम को, और 5 मिनट का हॉल्ट है ट्रेन, और यहाँ पे लगभग 20 मिनट लेट 5:43 में पहुंच रही है। ठीक है, कोई ज़्यादा लेट नहीं है ट्रेन। और कटनी जंक्शन हमारा सतना जंक्शन से काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म है। अगेन इसका जोन ये भी वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत है, और डिवीजन हमारे जबलपुर है। और यहाँ से ट्रेन 11 ओरिजिनेट और टर्मिनेट भी करती हैं, जिसमें से एक वेरी फेमस ट्रेन कटनी भुसावल एक्सप्रेस है, जो कि हर जगह रुकती जाती है। वो शाम को रात को 11:40 या 11:50 पे छूटती है। और यहाँ पे टोटल 256 ट्रेन का हॉल्ट है। तो ये था हमारा अ, कटनी जंक्शन। अब कटनी जंक्शन पे अराइवल तो बहुत टाइम लग रहा है, अब इसको पूरा अराइवल दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ, आप कटनी जंक्शन पूरा देख लीजिए किस प्रकार से दिखता है। ये यहाँ पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म है। हमारी ट्रेन उधर से अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 चौथे प्लेटफॉर्म पर आ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर। अगर उस साइड से गिना जाए तो चौथे पर होगी, और अगर अपने लेफ्ट साइड से गिनेंगे तो हमारी जो प्लेटफॉर्म आएंगे टोटल 6 हैं, तो हमारा आ जाएगा 6 5 4 तीसरे प्लेटफॉर्म पे हम आ जाएंगे, थर्ड प्लेटफॉर्म पे। तो या तो थर्ड है या तो फोर्थ है, दोनों में से कोई एक है। ये कटनी जंक्शन है, जो अभी सतना जंक्शन के जैसे ही प्लेटफॉर्म इसका लंबा लंबा है। और इस समय ये प्लेटफॉर्म काफ़ी खाली है, अदरवाइज इसमें मालगाड़ी हमेशा खाली मिल जाती है। जब भी मैं आया हूँ मुझे मालगाड़ियों और काफ़ी ह्यूज ट्रैफिक मुझे देखने को मिलता है सतना कटनी दोनों जगह। इस समय तो ये खाली दिख रहा है। अब मैंने सोचा कि कटनी जंक्शन के डिपार्चर को भी का भी वीडियो बना ही लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारा काफ़ी काफ़ी शाम हो चुकी है, और ट्रेन लगभग यहाँ से छूटते छूटते 35 मिनट लेट हो चुकी है। यहाँ से 5:30 पे छूटना था, बट यहाँ से ट्रेन हमारी 6:05 पे छूट रही है, तो 35 मिनट लेट छूट रही है। और इसकी वजह से अब ये हमारा लास्ट स्टॉप होगा, जो कि दिन में हमको देखने को मिलेगा। इसके बाद जबलपुर या उसके बाद के जो भी स्टेशन होंगे वो मोस्टली रात में होंगे, तो रात में अराइवल डिपार्चर का वीडियो उतना अच्छा नहीं क्लियर नहीं आ पाएगा। और सुबह सुबह फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। उस मुलाकात में हम आपको कसारा घाट का के अद्भुत वीडियो को, और हरियाली से जो फैला हुआ पूरा घाट सेक्शन हमें देखने को मिलेगा, पहाड़ों पर जो घास हरी भरी फैली होगी, वो अद्भुत दृश्य होगा। वो मेरे लिए भी बहुत आश्चर्यचकित और करने वाला और आनंददायक होगा, आंखों को काफ़ी अच्छा दिखने वाला होगा। उसी को मैं कल सुबह सुबह अच्छे से शूट करूँगा। और अभी फिलहाल हम कटनी जंक्शन को स्किप कर दिए। यहाँ पर ये कुछ खाली रेक पड़े हुए हैं, जो कि AC थर्ड टायर के हैं। देखते हैं कितने रेक हैं। यहाँ पे 2 3 हो गए, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा रेक है।
तो इस प्रकार हमने आई थिंक 4 या 5 लेक इसमें है, कटनी जंक्शन को स्किप कर दिया है और एक भी स्किप हो गए हैं। फिर मिलते हैं इस समय हम अपनी जर्नी के 11वें स्टॉप जबलपुर जंक्शन पर हैं। सॉरी, जबलपुर रेलवे स्टेशन पर नहीं, जंक्शन नहीं है, जंक्शन आगे कचपुरा जंक्शन होता है, वहाँ से ट्रेन डाइवर्ट की जाती है अलग अलग ट्रैक पर। तो जबलपुर पे टोटल 7 प्लेटफॉर्म है। ये हमारा वेस्टर्न सेंट्रल जोन के अंतर्गत आता है, इसका डिवीजन खुद ही जबलपुर है। यहाँ से टोटल 251 ट्रेन का हॉल्ट है और 28 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती हैं और इसकी सी लेवल से हाइट 411 मीटर पर है। और जबलपुर जंक्शन, क्योंकि अब रात का समय है तो अराइवल डिपार्चर तो दिखा नहीं सकता, चलते हैं ट्रेन के अंदर। ट्रेन हमारी ऑलरेडी इस समय लगभग 25 मिनट लेट जबलपुर जंक्शन पहुंची है, जबलपुर रेलवे स्टेशन पहुंची है, सॉरी जंक्शन नहीं है। और अब सुबह हो चुकी है और मैंने इतनी मस्त नींद ली है यार, कितना तो मैं घर पर भी नहीं सोता हूँ। जबलपुर से लगभग ट्रेन 7:30 बजे छूटी थी, 7:30 बजे से मैं अभी तक सो ही रहा था और हम मनमाड जंक्शन पहुंचे हैं जो सुबह 6 बजे ट्रेन का टाइम है। और यहाँ पे ट्रेन 25 मिनट लेट पहुंच रही है, 6:30 बजे लगभग पहुंच रही है। और रात के अंधेरे में मैंने क्या क्या मिस कर दिया। जबलपुर के बाद श्रीधाम रेलवे स्टेशन, नरसिंहपुर, पिपरिया, इटारसी, खंडवा, बुरहानपुर, भुसावल, जलगांव, पछोरा, चालीसगांव, नंदगांव, इतने सारे स्टेशन को हमने रात में स्किप कर दिया और हम प्रातःकाल अपने प्रातःकाल के फर्स्ट स्टॉप बोल सकते हैं, 6 बजे के बाद फर्स्ट स्टॉप मनमाड जंक्शन पर पहुंचे हैं। मनमाड जंक्शन भी अपने आप में काफ़ी फेमस जंक्शन है, जो कि एक जंक्शन फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो हमारी ट्रेन है वो साउथ इंडिया की तरफ डाइवर्ट हो सकती है, यहाँ से डायरेक्ट साउथ इंडिया जा सकती है बिना CSMT गए। और ये जंक्शन जो है, यहाँ पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म है। इसका जो जोन है वो सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है, CR जोन है। इसका डिवीजन भुसावल है जो कि हमने रात में मिस कर दिया। यहाँ पे टोटल 219 ट्रेन का हॉल्ट है और यहाँ से 4 ट्रेन ओरिजिनल और टर्मिनेट भी होती है। समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है ना वो 558 मीटर है। तो इसलिए था मनमाड जंक्शन की पूरी कुंडली, तो मैंने मनमाड जंक्शन की पूरी कुंडली निकाल ली और हम मनमाड जंक्शन का अराइवल और डिपार्चर एक ही वीडियो में शूट कर ले रहे हैं। इस प्रकार हमने ये मनमाड जंक्शन का पूरा शूट कर लिया, अराइवल और डिपार्चर। इसमें डिपार्चर में क्या ही दिखाऊँ, मतलब ट्रेन इतनी लंबी है, ऊपर से मैं इतने आगे हूँ कि मेरा जो कोच है या बोगी जिसको हम बोल सकते हैं, नॉर्मल डिब्बा बोल लो, उसे सबसे आगे आगे खड़ा हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेशन पर मिलते। अब हम नासिक रोड रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं, जो कि हमारी ट्रेन का 24वां हॉल्ट है। 24वें स्टेशन पर ये ट्रेन नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है। यहाँ पहुंचने का समय 7:10 है और यहाँ पर ट्रेन लगभग 20 मिनट लेट 7:30 पर पहुंच रही है। 5 मिनट का स्टॉप है यहाँ पर। नासिक रोड भी एक काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है। बाय द वे मैं बता दूँ कि अब हम महाराष्ट्र में इंटर कर चुके हैं और महाराष्ट्र के एकदम कोने CSMT पे हमें जाना है और अभी भी यहाँ से CSMT हमारा लगभग कह सकते हैं कि 200 किलोमीटर के आसपास यहाँ से CSMT हमारा पड़ता है। एग्जैक्ट तो नहीं, बस लगभग 200 या 190 किलोमीटर बोल सकते हैं यहाँ से CSMT है हमारा। नासिक रोड रेलवे स्टेशन जो है हमारा महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस है क्योंकि यहाँ पे मोस्टली बहुत सारी ट्रेनें रुकती हैं जो कि यूपी की साइड जाती हैं। यहाँ पर टोटल 4 प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे 152 ट्रेन का हॉल्ट होता है और ये भी अपना 551 मीटर ऊपर है, सिमिलर टू मनमाड जंक्शन जो कि 554 था। 2 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनल और टर्मिनेट भी होती है। ये थोड़ा स्पेशल है मेरे लिए भी, पता नहीं कौन सी ट्रेन है वो दोनों। तो हम मनमाड जंक्शन पहुँच रहे हैं और देखिए कितना आगे हम पहुँच रहे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा स्टेशन के बाहर निकल के बिना AC की कुछ हवा लेकर आता हूँ भाई, बहुत देर से मैं बाहर नहीं उतरा हूँ मनमाड जंक्शन के बाहर। फाइनली हम नासिक रोड रेलवे स्टेशन से 10 मिनट रुकने के बाद डिपार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रेन का स्टॉप 5 मिनट का था, बट ट्रेन को यहाँ 10 मिनट के लिए रोका गया है। और महाराष्ट्र में हम आ चुके हैं। अब हमें नेचुरल ब्यूटी काफ़ी देखने को मिलेगी और हमारा कुछ ही देर बाद इगतपुरी भी आने वाला। आई थिंक नेक्स्ट स्टॉप पर इसका इगतपुरी ही है। इगतपुरी में ये ट्रेन कवर कर लेगी क्योंकि यहाँ पर इस ट्रेन को काफ़ी बफर टाइम दे दिया गया है इगतपुरी तक।
तो जो कि ये 20 मिनट लेट है, 25 मिनट लेट अब हो चुकी है, वहाँ पे आई थिंक राइट टाइम पहुँचेगी। और फिर इगतपुरी से जो कसारा का रेलवे स्टेशन के बीच का जो रूट है ना, वो मस्त रूट है। और इस मानसून जर्नी को शूट करने का मेन उद्देश्य भी इगतपुरी टू कसारा का घाट सेक्शन को कवर करना ही था। तो फाइनल मैं अपने जिस एम से मैंने इस जर्नी को सोच के जिस एम से मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया था, वो एम फाइनली अब पूरा होने वाला है। और मौसम बढ़िया है, कोई धूप नहीं है, बारिश भी हो सकती है किसी भी समय, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ट्रेन ऑन टाइम हो चुकी है और लगभग 5 मिनट बिफोर मैं बोल सकता हूँ इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है। इगतपुरी रेलवे स्टेशन एक हमारा घाट सेक्शन का स्टार्टिंग है। यहाँ से हमें ब्लॉक कैच एंड स्लाइडिंग केबिन 1 2 3 देखने को मिलेगी, जहाँ पर ट्रेन की ढलान होती है। हमारी अप साइड में हमें बहुत ही ढलान देखने को मिलती है। जो ट्रेन हमारी CSMT से इस साइड आती है, जिधर से हम आ रहे हैं, को डाउन ट्रेन में बोल सकता हूँ, उनके लिए बैंकर लोकोमोटिव को अटैच किया जाता है। उनके लिए काफ़ी चढ़ाई हो जाती है, क्योंकि कल्याण जंक्शन से इगतपुरी जंक्शन तक लगभग आधे किलोमीटर की एक स्लोप है, स्टीप ग्रेडियंट जिसको बोलते हैं। कल्याण जंक्शन की हाइट समुद्र तल से 9 मीटर है और इगतपुरी की हाइट 599 मीटर है। और इस बीच कसारा तक हम बोल सकते हैं कि इगतपुरी से कसारा तक उन डाउन ट्रेन में बैंकर लोकोमोटिव अटैच किए जाते हैं, जो इस ट्रेन को उन ट्रेनों को नीचे से ऊपर चढ़ने में मदद करते हैं। बट क्योंकि हमारी ट्रेन ऊपर से नीचे जाएगी, तो इसमें बैंकर लोकोमोटिव को अटैच नहीं किया जाएगा। ये बिना बैंकर लोकोमोटिव के ही जाने में सक्षम है। इसमें WAP7 की पावर लगी हुई है, जो कि इसको इनफ पावर दे सकता है ब्रेक अप्लाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन को ढलान पर जाना है। यहाँ पे चढ़ाई नहीं, यहाँ पे ढलान है। अगर हम उस साइड से आते तो हमें चढ़ाई करनी पड़ती। तो ये है हमारा इगतपुरी रेलवे स्टेशन। इगतपुरी के बारे में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ट्रेन को रुकना ही पड़ता है, भले उनका स्टॉप ना हो। अगर वो उस साइड से आ रही है तो उनको यहाँ पे रुक के बैंकर लोकोमोटिव को डिटैच किया जाता है। अगर हमारी साइड से आ रही है तो हो सकता है कि उनको ना रोका जाए, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में उनको भी यहाँ पे रोका जाता है, क्योंकि सारी ट्रेन की ब्रेक एक्सेट्रा को चेक किया जाता है, क्या सारी ब्रेक वगैरह काम कर रही है सही से कि नहीं। क्योंकि जो भी ट्रेन हमारी अप साइड में जा रही है CSMT की तरफ, उनको प्रॉपर ब्रेकिंग अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉपर ब्रेकिंग नहीं हुई तो वो ट्रेन सड़क जाएगी। उनको सरकने से बचाने के लिए प्रॉपर ब्रेकिंग चाहिए। यहाँ पे समझ लीजिए कि इंजन का पावर शून्य होता है, ट्रेन अपने आप स्लाइड करती हुई जाती है कसारा तक। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस रूट को कवर करना, और इस रूट के बारे में जानना और भी इंटरेस्टिंग है। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की, होपफुली आपको मैं समझा पाया हूँ जो मैं बताना चाहता था, कि हमारी ट्रेन अब इगतपुरी से कसारा तक एक ढलान पर जाएगी। उस ढलान के होने के कारण हमारे इंजन की कोई पावर यूज नहीं होगी इस समय, और ट्रेन अपने आप स्लाइड करती हुई जाए। केवल इंजन को यहाँ पे ब्रेकिंग का यूज करना है, लोको पायलट को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्याप्त बारिश भी हो चुकी है इस मानसून जर्नी कवर करते समय। इसका मेन मजा हमको अब देखने को मिलेगा। इस बारिश की वजह से इस जर्नी को इसने और ही सुनहरा और अद्भुत बना दिया है। तो क्योंकि टेक्निकल, यहाँ पे अगर ट्रेन का हॉल्ट ना भी हो तो यहाँ पे टेक्निकल हॉल्ट होता है ट्रेन की ब्रेकिंग सिस्टम स्थिरता को चेक करने के लिए। और डाउन लाइन पे आने वाली ट्रेन को तो रुकना ही पड़ेगा, उनका बैंकर को डिटैच करना होता है। इस समय हम इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर हैं। अब चूंकि ये इगतपुरी से कसारा का जो घाट सेक्शन उसको मैं पूरा कवर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसकी स्पीड को बाय डिफ़ॉल्ट तेज़ कर देता हूँ। और बाय डिफ़ॉल्ट स्पीड तेज़ करके मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, ताकि मैं पूरा घाट सेक्शन आपको जल्दी-जल्दी दिखा सकूँ, क्योंकि ऑलरेडी इस ट्रेन का फुल जर्नी मैं एक ही सिंगल में अपलोड करना चाहता हूँ इसलिए। तो थोड़ा इसको 2x स्पीड में करना पड़ेगा, घाट सेक्शन जो कि बहुत लंबा है।
बहुत बना रहे हैं अपने हाथ से। हाँ संदीप, भाई के लाइन में बहुत डाले यार। हाँ चल खाना बात है। हाँ क्या हुआ, पानी सप्लाई नहीं करेंगे यार। इमरान ने पहाड़ों बड़ा हुई है। पहाड़ों बड़ा हुई मतलब उसके बदे सब बजे बजे
तो लगभग आधे घंटे की फुल मस्ती के बाद इगतपुरी टू कसारा के इस घाट सेक्शन को कवर करने के बाद हम कसारा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। यहाँ पर किसी भी ट्रेन का मोस्टली हॉल्ट नहीं होता है, पर यहाँ पर ट्रेनों का हॉल्ट बना दिया जाता है, टेक्निकल हॉल्ट हो जाता है। जो कि ट्रेन आपकी तरफ जाती हैं, लाइक मतलब हमारे बगल में खड़ी है काशी एक्सप्रेस, मतलब हमारे जस्ट सामने वाली प्लेटफॉर्म पे खड़ी है काशी एक्सप्रेस, जो कि अब हाँ मुंबई से चलकर वाराणसी की साइड जा रही है। उसमें बैंकर लोकोमोटिव को अटैच किया जाएगा, क्योंकि उसको एक स्टीप ग्रेडियंट पे चढ़ाई करनी है। लगभग 17-18 किलोमीटर में उसको काफ़ी ऊंची चढ़ाई करनी है, क्योंकि हमारी ट्रेन डाउनवर्ड आ रही थी, इसमें बैंकर लोकोमोटिव की जरूरत नहीं थी। तो काशी एक्सप्रेस का आई डोंट नो कि यहाँ पे स्टॉप है या नहीं है। इसका स्टॉप यहाँ पे शायद है, लेकिन हमारी ट्रेन का यहाँ पे इसका हमारी ट्रेन का स्टॉप कसारा रेलवे स्टेशन पर नहीं है। देखते हैं क्या हमारी ट्रेन को यहाँ पर रोका जाता है या नहीं। और पीछे देखते हैं इसे बैंकर लोकोमोटिव अटैच हो चुका है या अटैच किया जाता है। ये है कसारा रेलवे स्टेशन, और यहाँ आप देख सकते हैं काशी एक्सप्रेस। हम लगता है कि नॉन स्टॉप कसारा रेलवे स्टेशन को स्किप कर ही देंगे, इसमें कोई अब तो लग रहा है नॉन स्टॉप स्किप कर देंगे। ये है जनरल कोच काशी एक्सप्रेस का, देखते हैं बैंकर अटैच है या नहीं। और ये लास्ट, ओके अभी बैंकर अटैच नहीं हुआ है, तो यहीं कहीं बैंकर, ये रहा बैंकर, जो कि इस काशी एक्सप्रेस में अटैच किया जाएगा, क्योंकि इसको ऊंचाई पर चढ़ना है। तो जो भी ट्रेन हमारी CFMT या LTT से MP के साइड जाती हैं इस रूट से, उनमें अप ट्रेन में बैंकर लोकोमोटिव को अटैच किया जाता है। अब अप और डाउन थोड़ा कंफ्यूज ना होइएगा। जो ट्रेन इस साइड मुंबई CFMT से भोपाल की साइड जाती है उसको बैंकर लोकोमोटिव की ज़रूरत होती है, और जो नीचे की साइड आती है उनमें बैंकर की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर कई सारे बैंकर हमें खड़े होकर गिर भी जाते हैं। तो इस घाट स्टेशन को हमने फाइनली कवर कर लिया है। अब हम हर स्टेशन पे पुनः पुरानी अंदाज में आपको बताएंगे हर स्टेशन के बारे में, और सब कुछ अच्छे से शूट करेंगे। अब फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन के काफ़ी क्लोज आ चुके हैं।
और एक बार पुनः इस ट्रेन के कई सारे स्टॉप हमें बहुत ही पास पास देखने को मिलेंगे। और इस समय हम पहुंच रहे हैं कल्याण जंक्शन। कल्याण जंक्शन अपने आप में बहुत ही बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट जंक्शन है महाराष्ट्र के अंतर्गत। यहाँ पे टोटल 8 प्लेटफॉर्म है। ये हमारा सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत आता है और इसका डिवीजन अब मुंबई सीएसएम टर्मिनस सीएसएमटी जिसको बोलते हैं वो हो चुका है। यहाँ पे 298 ट्रेन का हॉल्ट है। और कल्याण जंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से एक लाइन हमारी राजस्थान होते हुए दिल्ली की तरफ निकल जाती है, एक लाइन हमारी जिससे हम आ रहे हैं इगतपुरी कसारा से भोपाल इटारसी के रास्ते हो जाती है, और जो एक लाइन है वो हमारी सीएसएमटी की तरफ चली जाती है, और एक लाइन हमारी साउथ इंडिया की तरफ निकल जाती है जो कि हमारी कल्याण से पुणे की साइड निकल जाती है, पुणे से हैदराबाद और बेंगलोर की तरफ निकल जाती है। तो इस प्रकार से 4 स्थानों से यहाँ पे ट्रेन आके आती हैं और जाती हैं, इसलिए इसको एक जंक्शन बोला जाता है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है ये। लगभग हम बोल सकते हैं नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट चारों को एक ऐसा जंक्शन जो चारों प्लेसों को कनेक्ट करता है, उसको कल्याण जंक्शन कह सकते हैं। तो कल्याण जंक्शन हम महाराष्ट्र के अंतर्गत आ चुके हैं और अब जर्नी में काफ़ी कम ही टाइम बचा है। कल्याण जंक्शन पे ट्रेन का पहुंचने का समय 10:18 सुबह का है, बट क्योंकि हमारी सीआर राजधानी जो कि 2222 जिसको हम नंबर जिसका 2222 है पुष्पल राजधानी एकमात्र है, उसने हमको ओवरटेक किया। इसकी वजह से हमारी ट्रेन थोड़ा देर हो गई, तो हम यहाँ पे लगभग 5 मिनट लेट पहुँच रहे हैं कल्याण जंक्शन पर। तो कल्याण जंक्शन के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है और हमारी वीडियो की लेंथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो फिर इसको यहीं पर पॉज करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टॉप पे हम आपसे बात करते हैं। अब कल्याण से सीएसएमटी के बीच हमारी जो 8 लाइन का ट्रैक है, इसमें 4 लाइन हमारी डेडिकेटेड हैं इन लोकल ट्रेनों के लिए, जिसको यहाँ की मुंबई में काफ़ी ज़्यादा इन ट्रेनों में भीड़ होती है। इसको लाइफ लाइन बोला जाता है मुंबई की। तो हम ऑलरेडी मुंबई में आ चुके हैं, कल्याण के बाद हमारा मुंबई ही आ जाएगा, समझ लीजिए लगभग कुछ ही दूर है। तो हमें कई सारे पैरेलल ट्रेन रेस देखने को मिल जाते हैं। पैरेलल लोकल ट्रेन और हमारी राजधानी हो गई, सुपर फास्ट हो गई, मेल एक्सप्रेस ट्रेन हो गई, ये सब पैरेलल आपस में रन करती हैं। उनका अलग ट्रैक है और रात के टाइम पे जब यही ट्रैक खाली हो जाते हैं, लोकल ट्रेन बंद हो जाती हैं, तो उनका यूज़ हम अपने नॉर्मल सुपर फास्ट और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें रात के टाइम पे यहाँ पर पैरेलल एक्शन ऑफ नॉर्मल ट्रेन का भी देखने को मिल जाता है। अभी हम स्किप करने जा रहे हैं दीवा जंक्शन को, और ये दीवा जंक्शन भी अपने आप में काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ से भी कई सारी ट्रेनें अपने साउथ की साइड और नॉर्थ या ईस्ट की साइड
डाइवर्ट की जा सकती हैं। इसका जो एलिवेशन है ना समुद्र तल से मात्र 2 मीटर है, इसीलिए मैं सोचा कि इस जंक्शन को मैं आपको बताऊं, इस जंक्शन के बारे में। तो समुद्र तल से केवल 2 मीटर ऊपर इसको हमने नॉन स्टॉप स्किप कर दिया है। तो दीवा जंक्शन गया। हमारी जर्नी धीरे धीरे अपने एंड की तरफ बढ़ती हुई, हमारा यहाँ पे एग्जिट हो रहा है एक लोकल ट्रेन के साथ। आप सामने ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देख सकते हैं जो कि मुंबई के अंदर इंटर करने का सूचक है। इस प्रकार से हम मुंबई के अंदर इंटर करते हुए, और इस समय हम थाने रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। थाने रेलवे स्टेशन में अपने आप में काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है सच में। ये समझ लीजिए कि यहाँ पे इतना बड़ा है क्योंकि यहाँ पे टोटल 10 प्लेटफॉर्म है। 10 प्लेटफॉर्म आप सोच सकते हैं, इतने कल्याण जंक्शन में भी नहीं थे। बाय द वे कल्याण जंक्शन में 8 प्लेटफॉर्म थे। और थाने जंक्शन इस ट्रेन का स्टॉप है। यहाँ पे ट्रेन के पहुँचने का समय 10:43, जिसको 10:43 था, और ट्रेन लगभग 10 मिनट लेट 10:53 पर थाने जंक्शन पहुँच रही है, थाने रेलवे स्टेशन पहुँच रही है। और हमारा ये 10 प्लेटफॉर्म का जो रेलवे स्टेशन है, ये क्वाड्रुप्लेट इलेक्ट्रिक लाइन का ट्रैक है यहाँ पर, जो कि मैंने आपको बताया। 2 हमारी मेल एक्सप्रेस राजधानी दुरंतो सब ट्रेन के लिए यूज़ होता है, और 2 हमारी मुंबई की लाइफ लाइन, जिसको हम लोकल ट्रेन यहाँ की बोलते हैं, उनके लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर लोकल ट्रेनों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि उनके लिए 2 डेडिकेटेड ट्रैक है, एक अप एक डाउन। इसका जोन हमारा सेंट्रल है और डिवीज़न हमारा CSMT है। यहाँ पे टोटल 169 ट्रेन का हॉल्ट है, और इसके सी लेवल से हाइट 7 मीटर है। इसके पहले मैंने आपको दीवा जंक्शन दिखाया था, इसका नॉन स्टॉप स्किप। हमारी ट्रेन ने लगभग 80 की स्पीड में उसको नॉन स्टॉप स्किप किया था। उसकी सी लेवल से हाइट 2 मीटर थी, ये किसी 7 मीटर है। तो इस प्रकार हम थाने रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं, और यहाँ पर मोस्टली ट्रेन खाली हो जाएगी। थाने के बाद इस ट्रेन के एक स्टॉप बचता है, फिर CSMT आ जाएगा, दैट इज़ दादर सेंट्रल। तो थाने में जो खाली हो जाएगा, ये तो फिर दादर सेंट्रल में पूरी ट्रेन खाली हो जाएगी। मैं दादर सेंट्रल के बाद आपको ट्रेन के इंटीरियर का वीडियो भी दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम थाने रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। ये मुंबई का काफ़ी फेमस रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मुंबई में, पूरे मुंबई में अगर आप बात करेंगे तो मुंबई CSMT हो गया, LGT हो गया, थाने हो गया, दादर हो गया, इस सब जगह बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा भीड़ लोकल ट्रेनों में चलती है। यहाँ की लोकल ट्रेन भी अपने आप में बहुत ही एक तरह की समझ लीजिए बहुत बड़ी मिसाल है यहाँ के लिए। तो 5 मिनट रुकने के बाद ट्रेन थाने रेलवे स्टेशन से डिपार्ट कर चुकी है। अब थाने के बाद हमारा दादर सेंट्रल आएगा, और दादर सेंट्रल जो भी, दादर भी एक तरीके से सेंट्रल आप बोल सकते हैं। वहाँ पर भी कुछ ट्रेनों का टर्मिनेशन होता है, वहाँ से भी आगे ट्रेन नहीं जा सकती है। बट जिस प्रकार अपना विशाखापट्टनम है, उसी प्रकार दादर भी है। विशाखापट्टनम तो जंक्शन बोला जाता है, और दादर को सेंट्रल बोला जाता है। तो सेंट्रल स्टेशन के बारे में आई होप आपको पता होगा कि सेंट्रल रेलवे स्टेशन वो होते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। वहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें आती जाती हैं। जंक्शन से ऊपर जिसको होता है ना, जंक्शन से जो अपर लेवल होता है, वो उसको सेंट्रल बोल दिया जाता है। जिस प्रकार अपना कानपुर सेंट्रल है, CSMT है, और चेन्नई सेंट्रल है, इसी प्रकार से दादर सेंट्रल भी है। और अब हम अपने जर्नी के सेकेंड लास्ट स्टॉप दादर सेंट्रल पहुंच रहे हैं। और दादर सेंट्रल एक अपने आप में बहुत ही बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है, जिसको हम बोल सकते हैं। हमारे महाराष्ट्र में 2 सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, एक है मुंबई सेंट्रल
जिसका कोड शायद MMCT है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। और दूसरा है हमारा दादर सेंट्रल। तो महाराष्ट्र में केवल 2 सेंट्रल हैं, मुंबई सेंट्रल और दादर सेंट्रल। केवल क्या बोले, इसको बहुत ही ज़्यादा बोले, क्योंकि ये सेंट्रल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में केवल कानपुर सेंट्रल है। हमारे साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में हम बोलें तो चेन्नई सेंट्रल हमें देखने को मिलता है। बाय द वे, अगर आपको ना पता हो तो सेंट्रल वो स्टेशन होते हैं जो कि मेन स्टेशन होते हैं ऑफ द सिटी। सिटी के मेन स्टेशन को हम सेंट्रल बोलते हैं। वहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें आती हैं, बहुत बिजी स्टेशन होता है, मोस्ट बिजी रेलवे स्टेशन ऑफ दैट सिटी को हम सेंट्रल और इंडियन रेलवे सेंट्रल नाम दिया जाता है। और अगर आपको कुछ और जानना हो, लाइक हम फिलहाल दादर सेंट्रल पहुंच गए हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि सेंट्रल रेलवे सेंट्रल स्टेशन उनको बोला जाता है जो बहुत बिजी होते हैं, जहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें आती हैं। लाइक कानपुर सेंट्रल हो गया, दादर सेंट्रल हो गया, मुंबई सेंट्रल हो गया, अपना चेन्नई सेंट्रल हो गया। और जंक्शन बोले तो वो स्टेशन होते हैं जहाँ पे 3 या 3 से अधिक रूट से ट्रेन आती हैं। टर्मिनल बोले तो वहाँ से आगे कोई ट्रेन नहीं जाती है, वो लास्ट स्टॉप होकर जो कि हमारा CSMT आएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। और इसके पहले मैं बता दूं आपको कि दादर सेंट्रल को भी टर्मिनल बोला जाता था, क्योंकि यहाँ पर से केवल ट्रेन आती थी, जाती नहीं थी। पर बाद में हमारा CSMT दादर को अब टर्मिनल ना बोल के अब सेंट्रल बोला जाता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत बिजी है। बट टर्मिनल हमारा CSMT है जो कि लास्ट है। कैंट बताएं तो कैंट रेलवे स्टेशन वो होते हैं जो कि आर्म फोर्सेस वहाँ पर हमेशा मिल जाती हैं, ऐसा बोल सकते हैं। और नासिक रोड जैसा जो स्टेशन के आगे रोड लगा होता है, वो समझ लीजिए किसी विलेज के बाहर होते हैं। उन स्टेशनों को हम रोड आगे लगा देते हैं, बट विलेज को कनेक्ट करते हैं। विलेज के बाहर है बट विलेज को कनेक्ट करते हैं, ऐसे नासिक रोड बोलते हैं। जैसे हमने अभी एक स्टेशन स्किप किया था। ये थे कुछ स्टेशनों के प्रकार जो कि मैंने सोचा कि आपको बता देते हैं। तो अब हम दादर सेंट्रल से डिपार्ट कर रहे हैं। दादर सेंट्रल हमारी ट्रेन लगभग आई थिंक 5 मिनट के लिए रुकी। यहाँ पे ट्रेन का स्टॉप 2 मिनट के लिए था। अब दादर सेंट्रल पे हमारी ट्रेन लगभग 30 मिनट लेट आई है, 30 मिनट डिले, और आगे कवर कर लेगी। अब मुंबई सेंट्रल का लास्ट स्टॉपेज है, तो यहाँ पे ट्रेन पूरी खाली हो चुकी है। और मैंने दादर सेंट्रल के बारे में आपको कुछ बताना था कि यहाँ पे टोटल 7 प्लेटफॉर्म है। इसका भी एलिवेशन सी लेवल से 7 मीटर है। इसके पहले थाने का भी 7 ही था। उसके पहले दीवा जंक्शन मैंने आपको दिखाया, वो 2 मीटर था। तो इसका जोन अपना सेंट्रल है, डिवीजन मुंबई CSM टर्मिनस। और यहाँ पे टोटल 106 ट्रेन का हॉल्ट है और 12 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट टर्मिनेट भी होती है। तो ये था दादर सेंट्रल। और हमें दादर सेंट्रल के डिपार्चर के साथ साथ कुछ पैरेलल रन भी देखने को शायद मिल जाए, लेट्स सी, क्योंकि ये बहुत बिजी है। यहाँ पे अपनी स्लो लोकल, फास्ट लोकल, मतलब समझ लीजिए इतना ज़्यादा रश होता है इन लोकल ट्रेन का, बहुत ज़्यादा। उनके डेडिकेटेड ट्रैक बना दिए, कहीं कहीं पे तो 8 ट्रैक बनाने के काम चल रहे हैं। अभी तो फिलहाल 4 ट्रैक ऑपरेशनल है, 2 अपने मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए और 2 अपने क्या बोल सकते हैं, 2 अपने लोकल ट्रेनों के लिए। अब ऊंची ऊंची बिल्डिंग देख सकते हैं। हम मुंबई के अंदर आ चुके हैं और मुंबई में आपको ये बिल्डिंगें देखना स्वाभाविक है, ज़रूर से ज़रूर हमको देखने को मिलेगी। अब हमारी जर्नी भी एंड होने वाली है, तो थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव टाइप में अपना वीडियो को शूट कर लेता हूँ, थोड़ा और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो फिलहाल हम स्किप कर रहे हैं, कौन सा रेलवे स्टेशन है ये मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, वो देखिए एक हमारी लोकल आगे जा रही है। देखते हैं इस रेस में कौन जीतता है, हम जीतते हैं और वो जीतती है। ये भी कोई रेलवे स्टेशन ही है यार। क्या ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखने को मिली रात के समय पे ना। यही बिल्डिंग जब चमकती है तो और ही अच्छा देखने को मिलता है। रात के टाइम पे आप इस रूट से जर्नी करेंगे कभी मुंबई CSMT से या LTT से दादर की तरफ, तो आपको ये सारी बिल्डिंगों का जो लाइट चमकते हुआ दिखता है ना, वो बहुत ही अच्छा प्रतीत होता है। फिलहाल तो दिन का समय है तो वो लाइट हमें देखने को नहीं मिलेगी, बट स्टिल आप इस इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करते हैं, फिर मिलते हैं आगे। बस देखिए ट्रेन पूरी खाली हो चुकी है। CSMT तक शायद ही कोई जाता है, इसलिए दादर को सेंटर बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पर
बहुत सारे लोग उतर जाते हैं, पूरी ट्रेन वहीं पर खाली हो जाती है। कुछ 5-6% लोग सीएसएमटी तक ही जाते हैं जिनको सच में कहीं घूमने एक्सेट्रा जाना होता है, क्योंकि सीएसएमटी हमारा एकदम समुद्र के किनारे है, तो वहाँ पर क्या ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो कुछ है दादर सेंट्रल के आसपास ही हो जाता है, सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ और उद्योग धंधे यहीं दादर सेंट्रल के आसपास हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत बिजीएस्ट है। और यहाँ पे पैरेलल नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में लोकल जा रही है, और इस पूरे कोर्स में मैं अकेला हूँ इस समय। आप सीएसएमटी पे मिलते हैं फिर बात। अब हम अपने डेस्टिनेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल या टर्मिनस जो भी आप बोलिए पर पहुंच रहे हैं। सीएसएमटी पर हम पहुंच रहे हैं। ट्रेन हमारी काफ़ी सही चली और लगभग 15 मिनट की देरी से सीएसएमटी पहुंच रही है। कल सुबह 10 बजे इस जर्नी को हमने स्टार्ट किया था। आज 11:55। टोटल एक दिन और 1 घंटे 45 मिनट लेने के बाद, इफेक्टिवली 25 घंटे 45 मिनट के बाद हमारी ट्रेन सीएसएमटी पहुंचती है। यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म 14 या 12 या 13 है आई थिंक, उस पर यह ट्रेन जा रही है। और सीएसएमटी हमारा एक टर्मिनस है, क्योंकि इसके आगे ट्रेन नहीं जाती है। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो इसमें टोटल 18 प्लेटफॉर्म है। ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही बिजी रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर टोटल 56 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। और क्योंकि ये एक टर्मिनस है तो इस पर कोई ट्रेन को हॉल्ट इफेक्टिवली नहीं बोला जाता है, बट फिर 56 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं तो उनको आप एज अ हॉल्ट मान सकते हैं। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि अभी तक की मैंने जितनी भी जानकारी आपको दी उसमें कोई ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है तो उसको उस स्टेशन का हॉल्ट कंसिडर नहीं किया जाता। इन जनरल दिस इज ए रूल ऑफ थंब, रेलवे उसको हॉल्ट नहीं, उसको ओरिजिनेशन और टर्मिनेशन स्टेशन काउंट करता है। तो अगर सच में आपको टोटल हॉल्ट ही जानना है तो उसके आप ओरिजिनेशन और टर्मिनेशन के नंबर ऑफ काउंट को ऐड कर सकते हैं। तो सीएसएमटी में टोटल 56 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। ये महाराष्ट्र, मुंबई, सब कुछ सबको पता है, इससे ज़्यादा क्या ही बता सकते हैं। और इसके सी लेवल से हाइट 14 मीटर है। अभी हमने दीवा जंक्शन में आपको बताया मात्र 2 मीटर ऊपर था, और ये हमारा सीएसएमटी 14 मीटर ऊपर है। अब यहाँ से बाहर चलते हैं। बाहर आपको कुछ सीएसएमटी के 1-2 फोटो क्लिक करके आपको इस वीडियो के साथ दिखाते हैं। दैट विल बी द एंड ऑफ द जर्नी। और काफ़ी अच्छा ये जर्नी था, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। मोस्टली वो बीच का सेक्शन आधे घंटे का, वो मात्र 18 किलोमीटर हमने आधे घंटे में कवर किया है। उसको आप जरूर से बताइए कैसा लगा।